नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम इतिहास में 1857 तक जो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, उस समय तक भारत में क्या क्या घटना घटी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत आई, फिर उसके बाद बक्सर प्लासी के युद्ध हुए, है ना। इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन। तो यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन, ठीक है। अब आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी जो भारत आई व्यापार करने। तो देखिए, सबसे पहली जो कंपनी भारत आई वो कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच। डच के बाद कौन आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन आए? डेनिश। और डेनिश के बाद कौन आए? तो हम बता देंगे फ्रांसीसी। तो ये 5 कंपनी हैं जो भारत में क्रमानुसार व्यापार करने भारत आई है। और जो पुर्तगाली है, मतलब ये पुर्तगाल के निवासी है। और जो डच है, डच का मतलब है नीदरलैंड के निवासी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब जिसे हम सामान्य भाषा में अंग्रेज कह देते हैं, ये इंग्लैंड से आए थे। और जो डेनिश है, डेनिश मतलब है डेनमार्क के निवासी। और जो फ्रांसीसी है, मतलब फ्रांस के निवासी। तो ये 5 कंपनियां आपको याद करनी है क्रमानुसार। सबसे पहले कौन आई, उसके बाद कौन आई, ठीक है। अब हम जिस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सी है? पुर्तगाली। तो आइए हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं। तो पुर्तगाली पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको मालूम ये होना चाहिए, भारत आने वाली प्रथम यूरोपियन कंपनी। तो भारत आने वाली ये प्रथम यूरोपियन कंपनी है। या मैं कह सकता हूं, भारत ने अपना व्यापार जो सबसे पहले है वो इन्हीं पुर्तगालियों से स्थापित किया। उसके बाद फिर डचों से, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले ये आए और सबसे बाद में भी ये गए, है ना। 1498 में वास्को डी गामा आया, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए। सबसे बाद में कैसे गए? तो देखिए, गोवा। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। क्या है? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। और गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कैसे हुआ? तो गोवा को क्या है, पुर्तगालियों ने 1510 में जीत लिया था। तो अगर आपसे पूछे गोवा को पुर्तगालियों ने कब जीता, तो आप बताएंगे 1510 में जीत लिया था, बीजापुर के शासक से, ठीक है। अब ये क्या है? गोवा। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आजाद किया? तो देखिए, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया गया। तो आपसे पूछेंगे
गोवा कब स्वतंत्र हुआ पुर्तगालियों से, तो बताएंगे 1961 में। देखिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गोवा 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को स्वतंत्र कराया और गोवा भारत का एक केंद्र शासित बना, जो आगे चलकर 1987 में भारत का एक राज्य बनता है। तो गोवा राज्य बनने से पहले भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे, समुद्री मार्ग से अगर हम इसको पढ़े तो देखिए क्या है, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति। तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन थे, तो वो थे वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ही समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत पहुंचे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज सबसे पहले पुर्तगालियों ने की। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। ठीक है, और वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, भारत कब पहुंचा, तो आप बताएंगे मई 1498 में पहुंचे। और ये कहाँ उतरे, तो कहाँ उतरे हैं, तो आप बताएंगे कालीकट में। और कालीकट कहाँ है, केरल। तो वास्को डी गामा केरल के कालीकट में उतरे। और जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, तो वास्को डी गामा का जो स्वागत है वो केरल के शासक जमोरी ने किया। तो केरल के शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया जब 1498 में केरल के कालीकट में उतरे थे। तो पहला व्यक्ति यही बना, वास्को डी गामा, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति। अगर हम अब बात करें तो देखिए, ये जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आप क्या बताएंगे, कोच्चि। कोच्चि कहाँ है, केरल में। तो इन्होंने एक प्रकार से अपना मुख्यालय, अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि में खोली। फिर वो बाद में जब गोवा को जीतते हैं तो अपनी राजधानी, अपना सारा ऑफिस, मुख्यालय जो भी है वो गोवा शिफ्ट करते हैं। फिर 1961 में भारतीय सेना गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाती है। ठीक है, ये था पुर्तगालियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब पुर्तगाली के बाद भारत कौन आए, डच। डच पर इतने महत्वपूर्ण सवाल नहीं बनते, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि दूसरे नंबर पर आए थे डच, और डच का मतलब है नीदरलैंड के निवासी। हम ये जरूर याद कर सकते हैं, एक युद्ध हुआ है बेदरा का, और बेदरा का युद्ध हुआ है 1759 में। और इस बेदरा के युद्ध में डचों को
अंग्रेजों ने हराया। जब अंग्रेजों ने डचों को 1759 में बेदरा के युद्ध में हराया तो डचों की शक्ति भारत से खत्म हो गई और इसके बाद फिर जो भारत आए वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर आपसे किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, देखिए। सबसे पहले आप याद रखिए, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो आप क्या बताएंगे? अकबर। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है तो उस समय भारत का जो बादशाह है वो अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में होगी। तो 1605 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो चार्टर जारी किया था महारानी एलिजाबेथ ने, वो 1600 में जारी कर दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो जाती है। तो अकबर जो है ये 1605 में इनकी मृत्यु हुई, तो उस समय भारत के बादशाह यही थे। अब अंग्रेजों की तरफ से समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन आया, तो देखिए, प्रथम अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से भारत आए, तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ये पहला अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से भारत आया और किसके दरबार में गया, तो ये जहांगीर के दरबार में गया, क्योंकि ये आए थे 1608 ईस्वी में और 1608 ईस्वी में जो भारत का बादशाह बना मुगल वो था जहांगीर, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी है 1605 में। तो देखिए, अब आपसे क्या पूछेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन है, तो केंद्रीय सत्ता जो थी उसमें बैठे हुए हैं जहांगीर। ठीक है। अब अंग्रेजों ने जो अपनी प्रथम फैक्ट्री है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? सूरत। तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और सूरत में ही उन्होंने अपना पहला प्रेसिडेंसी स्थापित की। तो अंग्रेजों के समय जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी वो एक मद्रास है, एक कोलकाता है और एक ये मुंबई है। ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ ली? सूरत में। और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला, तो भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो पहला किला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेंट
तो उसका नाम क्या जाएगा, सेंट जॉर्ज किला। तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला है सेंट जॉर्ज किला, और ये सेंट जॉर्ज किला कहाँ मौजूद है, तो ये मौजूद है चेन्नई में। ठीक है, ये चेन्नई में मौजूद है। इसके अलावा देखो अंग्रेजों ने एक किला और बनवाया है जिसे कहते हैं विलियम फोर्ट। तो विलियम फोर्ट भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। अच्छा, ये है कहाँ, तो ये है कोलकाता में। तो देखिए दो किले आप हमेशा देखिए, एक सेंट जॉर्ज किला जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला है, और एक विलियम फोर्ट जो कोलकाता में, ये भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, और कलकत्ता में ही एक स्थित है विक्टोरियल मेमोरियल। तो विक्टोरियल मेमोरियल भी कहाँ स्थित है, कोलकाता में है। तो हमने अभी जो पढ़ा वो था अंग्रेजों के बारे में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और इसके बाद जो आती है वो कंपनी कौन सी है, उस कंपनी का नाम है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का मतलब है फ्रांस से आने वाली जो कंपनी थी, और जो फ्रांस से जो कंपनी आई है वो भारत आने वाली एक प्रकार से अंतिम कंपनी है। मैं ये कह सकता हूं सबसे बाद में आने वाली ये कंपनी है। तो सबसे बाद में आने वाली कंपनी है फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों ने भी जो अपनी पहली फैक्ट्री है, वो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी इन्होंने, तो इन्होंने भी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। ठीक है, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांसीसी है उसके बीच में एक डैनिश कंपनी भी थी, है ना, जो नंबर 4 पे हमने लिखी थी। देखिए वो डैनिश कंपनी का व्यापार भारत में इतना नहीं था, है ना, अपना सारा व्यापार वो बेच कर चले गए थे जल्दी, तो उस पर कुछ क्वेश्चन कभी आते नहीं है। तो हमने देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हमने सीधा पढ़ा है फ्रांसीसी। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। और जो पौंडीचेरी है, जिसे अब हम पुडुचेरी कहते हैं, ठीक है, तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी हम कह देते हैं वर्तमान में। तो पुडुचेरी की स्थापना, जो एक प्रकार से हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी भी देखिए फ्रांसीसी की एक बस्ती है। तो ये किसकी बस्ती है, फ्रांसीसियों की एक बस्ती है पुडुचेरी। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक युद्ध होता है जिसका नाम है वांडीवास। ये जो वांडीवास का युद्ध है, ये युद्ध हुआ था 1760 में, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था, और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों कब हराया, वांडीवास के युद्ध में हराया। कब हुआ था, 1760 में ये हुआ था। तो इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की शक्ति एक प्रकार से नष्ट हो गई। तो हमने जो पढ़ा, ये 5 प्रमुख कंपनियां भारत जो आई थी व्यापार करने, कर्मानुसार उनको पढ़ा। और इसके बाद देखिए हम जो पढ़ते हैं वो एक आता है किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा करती है। तो उसके लिए 2 प्रमुख युद्ध आप हमेशा याद रखिए। एक है प्लासी का, कौन सा है, प्लासी का युद्ध। और जो ये प्लासी का युद्ध है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ, आप बताएंगे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आप बताएंगे बंगाल के नवाब
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन आए थे? तो अंग्रेजों की तरफ से आए थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ये वही व्यक्ति है जो बंगाल का पहला गवर्नर भी बना था। तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से थे और जीते कौन? अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए हैं। तो ये है प्लासी का युद्ध। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजों का जो भारत में जो वर्चस्व है वो इस प्लासी के युद्ध के बाद आरंभ होता है और बक्सर तक पहुंचते पहुंचते एक प्रकार से पूरा जो वर्चस्व है भारत पर वो अंग्रेजों का स्थापित हो जाता है। तो इसके बाद एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है बक्सर का। प्लासी के बाद हुआ बक्सर का युद्ध। तो बक्सर युद्ध आपसे पूछेंगे तो आप हमेशा याद रखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। और किसके बीच हुआ? अंग्रेज और संयुक्त सेना के बीच ये हुआ। तो अंग्रेज और संयुक्त सेना के बीच में ये हुआ। और संयुक्त सेना में देखो कौन कौन थे। इस संयुक्त सेना में एक मीर कासिम है, एक अवध के नवाब हैं जिनका नाम है शुजाउद्दौला, और एक है मुगल बादशाह जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय एक मुगल बादशाह, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों की एक संयुक्त सेना थी। और इस संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया एक प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे मुगल बादशाह हार गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह इस बक्सर के युद्ध में हार गए अंग्रेजों के द्वारा। तो इस बक्सर के युद्ध के बाद मैं कह सकता हूँ कि बक्सर का जो युद्ध हुआ उसके बाद एक प्रकार से अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व भारत में स्थापित हो गया। ठीक है। और इसके बाद देखिए आप दो युद्ध और याद रखिए, एक सारागढ़ी का, ये जो सारागढ़ी का युद्ध है ये युद्ध 1897 में हुआ था। और इसमें जो ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश भारतीय सेना के 21 सिखों ने ये लड़ाई लड़ी थी अफगानों के कबीलाओं से। ठीक है। तो सारागढ़ी का युद्ध हुआ। एक आप युद्ध याद रखिए मद्रास का, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मद्रास का युद्ध कब हुआ? तो आप बता देंगे 1746 में मद्रास का युद्ध होता है। इसके अलावा देखिए कई बार आपसे हैदर अली पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या मैं टीपू सुल्तान के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है टीपू सुल्तान में, या मैं कह सकता हूं मैसूर। ठीक है। तो अगर हम मैसूर को समझने की कोशिश करें तो देखिए मैसूर मतलब है कर्नाटक। और इस मैसूर का जो महत्वपूर्ण शासक है वो टीपू सुल्तान है। तो आपसे पूछेंगे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है, तो आप बताएंगे टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है। ठीक है, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के जो पिता हैं, पिता कौन है इनके? हैदर अली इनके पिता है। तो हैदर अली इनके पिता है। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो मृत्यु कब हुई? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है,
जो इनके अंग्रेज और जो मैसूर मतलब टीपू सुल्तान जो है उनके बीच जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1799 में हुआ उसमें टीपू सुल्तान की एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है। पिता इनके हैदर अली है और हैदर अली ने ही डंडीगुल में ही एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो आधुनिक शस्त्रागार डंडीगुल में हैदर अली ने ही स्थापित किया था, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई। और टीपू सुल्तान की जो राजधानी है वो आप याद रखिए, इनकी राजधानी है श्रीरंगपट्टम। क्या राजधानी है? श्रीरंगपट्टम इनकी राजधानी है। नमस्कार, मैं तुलसीराम एसके बुक्स एंड एसके कोचिंग के एडिटिंग एंड टीचिंग स्टाफ से हूं। जो बच्चे एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसके बुक्स लेकर आया है ये गाइड तथा ये पेपर सेट। एमआर की संपूर्ण जानकारी के लिए इस बुक पर ये जो क्यूआर कोड दे रखा है, यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। पहले एमआर की एक ही एग्ज़ाम हुआ करती थी, इस बार एमआर आईनेट के रूप में 2 स्टेज में इसकी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये गाइड बनाई गई है और फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये पेपर सेट तैयार किया गया है। देखिए ये गाइड है, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन तीनों ही सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। और तीनों ही सब्जेक्ट इसमें लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार विथ थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। मैथ में जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस बुक में, क्योंकि एमआर का जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस गाइड में 4 मॉडल पेपर दे रखे हैं, जिन मॉडल पेपर से आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न एग्ज़ाम का होगा। इस गाइड में हमने जो एमआर की पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं नेवी की, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन लिए हैं तथा वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ से नेवी एमआर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वहाँ से भी तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये जो गाइड है ये लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई बुक है। बात करते हैं पेपर सेट के बारे में। ये पेपर सेट है, इसमें कुल 57 पेपर्स दे रखे हैं जो अभ्यास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पेपर सेट। देखिए ये जो गाइड और पेपर सेट है ये एसके बुक्स एंड एसके कोचिंग का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार ही तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप एनईआरजीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अप्रैल में एनईआरजीडी का, उसका हमने अलग से वीडियो बनाकर डाला है कि हमारी बुक्स हैं उनमें से 85% से 95% तक के क्वेश्चंस हमारी बुक से मिले हैं। तो वहां आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी है। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान का अपना महत्व होता है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उसका 100% रिजल्ट रहता है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 9812015967 पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।